हास्य और उपहास में फर्क होता है। सूट पहन के निकल गए, उन्हें ध्यान नहीं था। सारी चीजें जो सोशल मीडिया और फोन पे आधारित है, अब मैगजीन्स बंद होते हुए भी देख रहे हो, अब तो लगभग सारी बंद हो चुकी हैं। आपने मंच से डिफरेंट तरह की कविताएं आपने पढ़ी है सर। व्यंग एक ऐसी विधा है सर जो काफ़ी सालों से चलती आई है, लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। आपने भी बहुत खूबसूरती से इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन आज की जो जेनजी जनरेशन जो है, जो इसको व्यंग को अब रोस्टिंग कहती है, एक नया टर्म लोगों ने टैग दे दिया है। आपको लगता है सर ये रोस्टिंग कल्चर जो है ये कभी कभी ह्यूमर और डिसरिस्पेक्ट के थिन लाइन को क्रॉस कर जाती है? सबसे पहली चीज तो ह्यूमर कहाँ है उसमें? मतलब ह्यूमर सब ऐसा है कि आप अगर किसी की बेइज्जती कर रहे हो तो कोई दूसरा हंस रहा है, अगर तो ये ह्यूमर कहाँ हुआ? राइट। आप नाम बदल देंगे, आपने उसको रोस्टिंग। व्यंग्य बहुत अलग चीज है। ओके। व्यंग्य बहुत अलग चीज है। आप परसाई पढ़ें, आप शरद जोशी पढ़ें, आप रविन्द्रनाथ त्यागी पढ़ें, तब आपको लगेगा व्यंग्य क्या होता है। वो व्यंग्य है। निठल्ले की डायरी और ये सब में सारी आप चीजें पढ़ें, आप श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी पढ़ें, राग दरबारी, तब आपको लगेगा कि व्यंग्य क्या है। हास्य और उपहास में फर्क होता है। सबसे आसान काम अगर कोई हो सकता है तो वो उपहास करके हंसाना। अच्छा। सबसे आसान काम, किसी का मजाक उड़ा देंगे। उससे आसान मैं आप छोड़िए ना, उसके लिए आपको किसी तथाकथित सोशल मीडिया पे छाए हुए स्टैंड अप कॉमेडियंस की जरूरत भी नहीं है। तथाकथित कहूंगा मैं, है ना, उनकी जरूरत है नहीं। इस देश में कोई आदमी सड़क पे जाता हुआ केले के छिलके से फिसल के गिर जाए, 3 लोग हंसने लगते हैं गिर गया। अब मुझे बताइए क्या था? तो उसको परेशानी हुई, हम हंस पड़े। उपहास हमेशा सैडिस्टिक होता है, उसको परेशानी, हम हंस रहे। ये रोस्टिंग, ये ह्यूमर है। आज से एक बहुत बड़े लेखक ब्रिटेन में एक बार किसी पार्टी में गए, तो घर से ऐसे ही सूट पहन के निकल गए, उन्हें ध्यान नहीं था, अपने मस्ती में रहते हैं कि पैंट में इतना बड़ा छेद है। अच्छा। तो गए तो एक संभ्रांत सी दिखने वाली महिला उनके पास पार्टी में आई और कहा, जॉर्ज डोंट यू थिंक योर पॉवर्टी इज पीपिंग आउट? जॉर्ज, तुम्हें क्या नहीं लगता कि तुम्हारी गरीबी बाहर झांक रही है? तो बड़ा उन्होंने अपने चेहरे का भाव बदले बिना बोला कि मैडम, क्या आपको ये नहीं लगता कि आपकी बेवकूफ़ी अंदर झांक रही है? योर स्टूपिडिटी इज पीपिंग इन। मेरे पैंट में छेद है, वो आपके हंसी का कारण कैसे हो सकता है? और उपहास में आप कर क्या रहे हैं? आप उसके व्यक्तित्व में छेद ही तो दिखा रहे हैं। आप उसके व्यक्तित्व की ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, वो वैसा। सबसे आसान है, सबसे आसानी वही होता है। उसमें ह्यूमर नहीं है, उसमें ह्यूमर है ही नहीं। लेकिन समस्या ये है कि हम इस तेज गति से मीडियोकर हो रहे हैं देश में, और ह्यूमर के लिए इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है। समस्या ये है कि हमारी इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ उतनी सी रह गई कि आप फ़ोन इस्तेमाल अच्छा करते हैं तो मतलब आप इंटेलिजेंट हैं, आप कंप्यूटर अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। हमारी इंटेलिजेंस सिर्फ तकनीक आधारित रह गई है। अगर आप तकनीक बहुत अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। क्या बढ़िया एडिट करता है यार, क्या यूट्यूब पे वीडियो डालता है यार, क्या बात है यार, तो आप बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट। क्या बढ़िया फोटो खींच के इसने पीछे से बैकग्राउंड चेंज कर दिया, मतलब वो इंटेलिजेंट है। सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया और फ़ोन पे आधारित है, अगर आप वो ठीक कर लेते हैं तो आप इंटेलिजेंट मान लिए जाएंगे। बाकी पीढ़ी को उठा के पूछो कि बताइए कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो कहेंगे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कंधे उचका देंगे। और मुझे सबसे बड़ी समस्या इसी बात की है कि दिक्कत ये हुई है हम लोगों में आज के ज़माने में कि लोग कुछ जानते थे। अहंकार तो किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए, जानने के बावजूद भी जानते तो अहंकार करते थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, मैं पहली बार देख रहा हूं इस देश में अज्ञान का अहंकार जो फैला है। अज्ञान होते हुए भी अहंकार, क्योंकि हम क्या जानते हैं? हम सोशल मीडिया जानते हैं, हम फोन पे एडिट करना जानते हैं, हम गालियां देना जानते हैं स्टेज पे। ये तो है सर। नित्यानंद तुषार एक शायर है गाजियाबाद के, उनका एक शेर है कि तुम्हें बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं, ये राहें तबाही के घर जा रही हैं। तो बस यही करना है हमें, है ना। तू बुढ़ा, तेरी उम्र ऐसी, तू ये, तू वो, तू मर जा, ये रोस्टिंग। और व्यक्तिगत कटाक्ष भी किए जाते हैं सर, जो कि व्यंग ठीक है ना, आप व्यंग बहुत अच्छी चीज है। व्यंग जो है वो
चार्ली चैपलिन की आप फिल्में देखिए ना, उसमें कोई संवाद है ही नहीं ना, लेकिन आप सब समझ जाते हैं। एक आंख में हंसी और एक आंख में आंसू का इससे अद्भुत उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। व्यंग्य बहुत समृद्ध होता है, उपहास बहुत आसान होता है। भाषा जब नहीं होती ना, तब आप गालियां बोलना शुरू कर देते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि गालियों पे हंसते कैसे हैं लोग, और जहां भी उनको लगता है कि अब हंसी नहीं आ रही, 2 गाली फंसा दो। लेकिन सर आज की जो जनरेशन है वो ये बोलती है कि हमारा लहजा ही वैसा हो गया है, तो जब गालियों का इस्तेमाल होता है तो हमारा लहजा ही वैसा हो गया, यही सबसे बड़ा खतरा है। यही सबसे बड़ा खतरा है कि गाली गाली नहीं रही। और ये तमाम वो लोग जो मंच पे गालियां देकर, देखो वो कुतर्क में क्या कहते हैं कि साहब जिंदगी में लोग गालियां नहीं देते क्या? जिंदगी में तो बहुत सारी चीजें करते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट शुड बी डन। मंच पे गालियां देकर जो लोग गाली को आपकी भाषा में समाहित करने का ये जो कुत्सित प्रयास चल रहा है, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। हमारी तो भाषा ही ऐसी है कि आपके, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जितने लोग कहते हैं हमारी भाषा ऐसी कि घर में बोलते हैं, फिर घर में क्यों नहीं बोलते? जितने लोग ये कहते हैं कि हमारी भाषा ही ऐसी हो गई है, वो घर में नहीं बोलते ना, क्योंकि उन्हें भी पता है ये वो जगह है जहां नहीं बोला जा सकता। हाउ कैन वी डू दैट? कुछ लोग सर बोलते हैं कि हमारे श्रुति परंपरा का भी हिस्सा है, जैसे बनारस हो गया, या कुछ कुछ साहित्य भी है। बनारस में वो एक दिन होली का वो जो एक कार्यक्रम हुआ करता था एक जमाने में, मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है बस उसके बारे में शायद ऐसा। लेकिन श्रुति परंपरा का ऐसा देखो, आप जो ये बात करोगे जीवन में गालियां होती है ना, हाँ, लोग देते ही होती है, लेकिन मंच पर जाकर उसको कब कहाँ, हाँ कब कहाँ, ये वसीम बरेलवी कहते हैं कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कब और कहाँ? सो आपको लगता है सर कि जिस तरह से साहित्य की बात होती थी एक वक्त में, दिनकर को लोग पढ़ते थे, जनरेशन आप लोगों ने, हम मतलब मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ सर, लेकिन आप लोगों के जनरेशन ने ज़्यादा पढ़ा, प्रेमचंद को पढ़ा, दिनकर को पढ़ा, रेणु को पढ़ा। आज की जो जनरेशन है वो रील्स को पढ़ती है, शॉर्ट्स को पढ़ती है, वो उसी में देखकर अपनी आइडियोलॉजी बनाती है। कि सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई ना विभू जी, कि छपे हुए अक्षरों से सरोकार खत्म हो गया। जिस तेजी से लाइब्रेरीज बंद हुई, वाचनालय बंद होते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं आज भी, कागज की खुशबू मेरे लिए सबसे खूबसूरत खुशबू है। वो सुगंध, कागज की खुशबू से बेहतर इस दुनिया में कोई महक नहीं है जो मैं महसूस करता हूँ। अच्छा मैं तो वो पीढ़ी हूँ, हम तो अपने आप को भाग्यशाली पीढ़ी मानते हैं। टीवी हमारे सामने है, हमने रेडियो भी देखा, हमने टीवी भी देखा, हमने अखबार भी देखे, हमने मैगजीन भी देखी, लेकिन दुख है अब अखबार और अब मैगजीन्स बंद होते हुए भी देख रहे, अब तो लगभग सारी बंद हो चुकी हैं। हमने ईमेल हमारे सामने आया देखा, हमने पेजर हमारे सामने देखे, हमने मोबाइल फ़ोन हमारे सामने देखा। तो हमारी पीढ़ी तुलना करने के लिए बहुत सक्षम है कि क्या था, क्या है और क्या नहीं होना चाहिए था। तो आज की पीढ़ी छपे हुए अक्षरों को देखती कहाँ है? कितने लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं? जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं, बाकी लोगों को तो हमें कौन सी नौकरी करनी। ये जो अज्ञान का अहंकार है, आप कुछ कर भी नहीं सकते। देखो जमाना बदलता है, कूल लगना ही जो है वो जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो किताबें पढ़ता है तो अनकूल हो जाता है वो आदमी। लेकिन मेरे को लगता है सर, कूल होने से ज्यादा ना सर, वैलिडेट होने के लिए भी ये जनरेशन वर्क करती है। वही वैलिडेट होने का मतलब वही ना कि मैं, आप मुझे कूल कहोगे तो मैं वैलिडेट होऊंगा ना। नहीं तो आपके ग्रुप में भी यार ही इज नॉट कूल, ये तो ऐसा ही है। और क्या होता है जब आप, अगर 9 लोगों का ग्रुप, अगर आप एक इंटेलिजेंट है ना, तो आपको रोज परेशान हो जाओगे। वो 8 मीडियोकर एक होके आपका जीना हराम कर देंगे। राइट। वहाँ जो लोग बात करेंगे कि कोल्ड प्ले में जाना है हमें, यार कोल्ड प्ले का टिकट नहीं मिल रहा, वहाँ कोई कह दे यार क्या मदन मोहन साहब ने क्या संगीत दिया, तो सब मिलके उसको, कौन है भाई तू, अब वो कहाँ जाएगा बेचारा?
लास्ट तक रुके हो मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।